Okay. Dev, do you have any doubt? Why are you raising your hand? No, ma'am, I have no doubt. Okay. Okay, fine. So, हम उस दिन previously what we had discussed about democracy, right? Yes, ma'am. Democracy is complete. मैम Democracy, yeah. मैम मैंने राज स्ट्रक्चर ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। तो मैम आपने राज स्ट्रक्चर में जो भी पढ़ाया वो मैम शॉर्ट में बता दो ना एक बार फिर से। वो आप है ना साक्षी मैम से उसकी रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग है मैम के पास। YouTube पे Just upload ask for recording, she'll provide you recording, okay? Ma'am, recording is uploaded on YouTube. So then there will be no problem. Okay, bachcha? Okay. So we had discussed about democracy, right? Now we are going to discuss about our next topic, that is socialistic. अच्छा, डेमोक्रेसी में किसी को डाउट है? नो मैम। Ma'am. Okay. Now see, Ma'am. when we are talking about socialistic, right? Socialistic का मतलब क्या होता है कि when we are talking about society, right? Society. Then when we are talking about welfare of society, right? That is known as a socialistic. यानी socialistic का मतलब ही होता है कि जब government is thinking about society, right? What is the social status of society? So उसके बारे में ही सोच के हम जब आगे बढ़ते हैं, और सोसाइटी का मेन एम होता है कि यही सोचना है कि हमें सोसाइटी को आगे कैसे बढ़ाना है, तो फिर हम उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के हिसाब से हम लॉ बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। दैट इज नोन एज अ सोशलिस्टिक अप्रोच, उसे कहते हैं सोशलिस्टिक अप्रोच। हमारे वर्ल्ड में रशिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल which is a socialist country, and because it is a socialist country it becomes the one of the most powerful country in the world। यानी दुनिया की उन्होंने इस तरह से ही अपना पूरा गवर्नमेंट का अप्रोच रखा कि सोसाइटी के बारे में ही सोचा कि अगर सोसाइटी के रिसोर्सेज इतने हैं तो सोसाइटी को क्या फायदा होगा, हम ये करेंगे तो सोसाइटी को क्या नुकसान होगा। So that approach they had used, right? So it helps for country to improve. तो यहाँ पे भी हम socialistic की बात करेंगे। In the year 1970, actually socialist जब हमारा constitution बना तब हमने preamble में socialistic नहीं डाला था। जब 1976 में changes आए, my voice is audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in 1976 जब एक 42nd कमीशन अमेंडमेंट हुआ, मतलब कि बैठे कि अब क्या क्या, यानी बहुत साल हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, क्या जरूरत है, अब सोसाइटी चेंज हो रही है तो हमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से दे हैड मेड अ चेंजेस, और तब इन द 1976 अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट सोशलिस्टिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया और प्रीएम्बल में भी डाला गया। ठीक है। So Constitution of India added in the 42nd Amendment of the word socialist. Most of the provision in the Constitution of India directly or indirectly shows social revolution. Social revolution का मतलब क्या होता है? Social revolution कोई बताएगा? मतलब जो सोशल रिवॉल्यूशन मीन्स जो सोशली और इकोनॉमिक, मतलब जो सब में इक्वालिटी बांटते हैं, वो सब में मतलब भाग होना चाहिए। और एम, और उनका एम ऐसा ही होता है जैसा स्टेट का, कंट्री का अपने लिए अच्छा सोचना और सबके लिए इक्वालिटी होना। ओके, गुड, क्वाइट क्लोज, वेरी क्लोज। सोशल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंज आ रहे थे, राइट? चेंज यानी
कंप्लीटली चेंज यानी डिफरेंट सोसाइटी बन रही थी, दैट इज नोन एज अ सोशल रिवॉल्यूशन, राइट। अगर आप देखो तो 10 साल पहले सोसाइटी कंप्लीटली डिफरेंट थी, क्यों? क्योंकि वहां 15 साल या 20 साल पहले मैं जाऊं, यू नो, इफ आई गो 18 years बैक, so there were no mobiles, computers, nothing was there. It was very new to the world. And because after 20 years you can see the difference, the social revolution has come, the society has completely changed, everything has changed, idea change हो गए, लोगों की सोच change हो गई, कपड़े change हो गए, पढ़ाई change हो गई, right? That is known as a revolution. यानी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा change आ जाता है, right? That is known as a social revolution, right? Ab India is committed, which brought social and economic equality and furthered the aim of welfare state. तो हमने देखा कि हमारा कंट्री बहुत चेंज हुआ, इकोनॉमिकली और सोशली भी इक्वालिटी है। इक्वालिटी मतलब लोगों की सोच चेंज होने लगी, राइट? सो दैट ऑल्सो प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब हम बात करेंगे कि सोशलिस्टिक का पैटर्न क्या है, मतलब सोशलिस्टिक एग्जैक्टली है क्या। मैंने इतना बोला तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर हम अगर पूरा डीप में देखें तो सोशलिस्टिक एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली सोशलिस्टिक। तो द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न डायरेक्ट सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी हमको सोसाइटी में भी हक मिले पूरा, पॉलिटिक्स में भी हमें हक मिले पूरा, और इकोनॉमी में मतलब हम ग्रो भी हो, हमारे लिए कंट्री सोचे, तो हर तरह से हमारा डेवलपमेंट हो। दैट इज नोन एज अ सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक मतलब अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी में इकोनॉमी भी है, सोसाइटी में पॉलिटिक्स भी है, राइट? तो वो भी हमारे साथ साथ हमें उसमें भी हक मिलना चाहिए। It is now regarded as a prime feature of the state. It reflects the fact that India is committed to secure social, economic and political justice for all its people. इसका मतलब क्या है कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि इंडिया, यानी सोशलिस्टिक का मतलब ये है कि इंडिया सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस सबको देगा। जितने भी लोग हैं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, women, men, all will have a equal rights. हमें इतना हक तो नहीं मिला है सोसाइटी में जहां पे हम रह रहे हैं, बट डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट। तो ये हेल्प कर रहा है, जब हमने ये फीचर लेके आए तो ये इस फीचर ने हमारे कंट्री के लिए हेल्प किया। India stands for abolishing all forms of exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth. यानी ये इसका मतलब क्या है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर है, जिन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, राइट, जिन लोगों ने दे हैड सिक्योर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, or they had secured a large amount of land, या कोई भी resources जिसके पास सबसे ज्यादा है, उनसे लेके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये शुरू हुआ है। we are working on it, but still we have not reached that। के हमारी कंट्री ऐसी नहीं है, पूरी दुनिया में अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो सोशलिस्टिक आपको पूरा नहीं मिलेगा। ये एक फीचर है, डेफिनेटली समझना चाहिए, और ये हेल्प करता है सोसाइटी को ग्रो करने में। लेकिन पूरी दुनिया में आपको ऐसा नहीं कहीं भी मिलेगा कि सबके पास एक जितना पैसा है, सबका एक जैसा घर है, सबका एक जैसे पावर है। ये दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ रियल वर्ल्ड। दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया कोशिश कर रहा है। Any one particular person should not have power over all assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions from society. इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में ऐसी कोशिश की जाती है कि एक ही बंदे को सब कुछ पावर ना मिले। All the power will not be in the hand of one person. यानी सब कुछ वही चलाए, उसके पास पैसा भी है, जमीन भी है, सब वही करे। तो ये पावर हमने किसी को नहीं दिया है, राइट? किसी के पास हमारी कंट्री में नहीं है। तो दैट इज द फीचर ऑफ सोशलिस्टिक, राइट? देन and by getting facilities and provision from society,
and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो gap है, that is a gap between rich and poor, will reduce. That we are trying to do that. कि how we can reduce the gap between rich and poor. Therefore, we can say that the Constitution of India is a socialistic document. यानी हमारे Constitution में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि कैसे हम कम कर सकते हैं, right? ये जो gap है rich and poor का, और society में हम equality ला सकते हैं, right? हम उसकी बात कर रहे हैं. Socialistic का मतलब हमेशा याद रखना equality भी है इसमें, लेकिन जब हम सोशलिस्टिक बात करते हैं तो हम सोसाइटी में इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट? और जब हम इक्वालिटी, सिर्फ इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम हमारे अकेले के लिए बात करते हैं, राइट? क्योंकि मुझे इक्वल राइट है बोलने का, मुझे वोट करने का इक्वालिटी है, तो ये सब इक्वालिटी में जब हम पर्सनली होता है. और सोशलिस्टिक यानी इक्वालिटी इन द वे ऑफ सोसाइटी. अंडरस्टूड? समझ में आया बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो डेमोक्रेसी से पढ़ते हैं पहले, या Ma'am, ready? या प्रिशा, डेमोक्रेसी. Yes, ma'am. Democracy, the ultimate sovereignty of power, is Sovereignty. Sovereignty of power is with the people according to Indian Constitution. There is no particular regime of any one particular person. Instead, it is with the people. Democracy, the word is derived from Greek word demos, means people, and kratos means power. Country's power is not within a group of people. Instead, it is within the people of the country. Democratic state administration is such an arrangement in which there is equal justice for people to social, economical, and political, and having equal rights of participation. Okay, Pratham. In democratic India, people elect their leaders through their choice by casting vote to represent those leaders in the नहीं parliament. बेटा, यहाँ पे नहीं है, एक मिनट. थर्ड पैराग्राफ है. इन डेमोक्रेटिक इंडिया पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स. सॉरी आप सही बोल रहे हो. सॉरी, मेरे में थोड़े वर्ड्स अलग है. सॉरी, गो ऑन. In the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and his or her cabinet. Executives do not have absolute power. They are given specific time limits. Similarly, the voters elect state and local level government. Hence, the democracy means by the people, for the people, and of the people. Cabinet consists members of parliament. Cabinet of Minister is responsible to the Parliament. Any citizen of India who possesses required constitutional eligibility can contest the election. Ministerial positions are not acquired hereditary. Each elected government has 5 years of tenure. This government work under the principles of constitution and therefore it is known as responsible government. The democratic government is based on liberty, equality, and feelings of fraternity and continuously work to achieve these goals. The constitution disseminates the power to people to cast their votes according to their free will and thereby instills confidence in the constitution. Divyan, read. The Constitution of a Democratic India laid a fundamental rights principle for the political direction. Parliament's member of Assembly, independent and impartial justice and election commission are those provisions which make our country democratic in every means. Adult suffrage. One it. Yes, ma'am. Adult suffrage means the citizen above 18 years of age can cast his or her vote to one's choice of leaders without discriminating caste, creed,
religion, language, gender, education, income, or birthplace. But it is essential that the citizens are enlisted in the electoral Electoral list. Okay. Now, Ma'am, Bhumika, assuming का meaning, sorry, assuming assuming डेमोक्रेसी के पैराग्राफ में डेमोक्रेसी के फर्स्ट कहाँ पे है? मुझे क्यों नहीं? Why noise is coming? स्पेलिंग बोला ना बेटा, मैं अब समझा देती हूँ. ASSUMING हाँ, अज्यूम करना यानी कोई भी कुछ भी सोचना. अज्यूम करना यानी अपने हिसाब से कोई भी चीज सोचना, दैट इज नोन एज अज्यूमिंग. कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये ऐसा हो सकता है, यानी आपकी सोच, आपका विचार, राइट? दैट इज नोन एज अज्यूम. Ma'am, shall I start reading? Socialistic. In the year 1976, by the 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist. Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show social revolution with broad social and economic equality and furthered the aim of welfare state. Okay. Ved, Yes, ma'am. So, as in the year 1976, by the 42 Indian Constitution Amendment, क्या हो गया बेटा? उसके बाद का पैराग्राफ, द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट. the principle of socialistic parents direct social and economic and political equality for citizens as given in the preamble. It is now regarded as prime feature of the state. It reflects the fact that it is committed to the secularization, economic and political justice for all its people. India stands for abolishing all forms of exploitation as well as for securing equitable distribution of incoming resource and wealth. Any one particular person should not have power over all assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions from society and thereby eliminating and discrimination of rich and poor. Therefore, we can say that Constitution of India is socialistic document. ओके फाइन. ओके, तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है? अब हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्युलरिज्म. ओके, नाउ जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, 1 मिनट. हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, हम जब सेक्युलरिज्म का वर्ड बोलते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? क्या है सेक्युलरिज्म? Religion. Which name? Ma'am, where all religion people live together. Now, when we talk about secularism, secularism means equality to all religion. How equality to all religion? हम किस तरह से बात कर रहे हैं कि equality to all religion? Like in our country, we don't have any official religion. यानी जैसे कि आप पाकिस्तान में जाओगे तो ऑफिशियल रिलीजन मुस्लिम है, लंदन जाओगे तो ऑफिशियल रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, राइट? बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में जो कंट्रीज है, जैसे श्रीलंका जाओगे तो वहां का है बुद्धिज्म, राइट? इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज ने एक रिलीजन को बहुत ज्यादा पावर दे दिया है.
तो जब आप किसी एक रिलीजन को बहुत ज्यादा पावर दे देते हो ना, तो क्या होता है, वो दूसरे जो कम पावरफुल होते हैं, मतलब कम होते हैं पॉपुलेशन में जो रिलीजन, उन पे हावी हो जाते हैं और फिर उन पे राज करने लगते हैं। ये सारे कंट्रीज यही करते हैं। पाकिस्तान में आप देखो तो मुस्लिम्स डोमिनेट, देन इन श्रीलंका देखो तो दिस सिन्हालास जो कहा जाता है, दे डोमिनेट, राइट। तो दिस इज वेरी कॉमनली हैपन इन द होल वर्ल्ड। तो हम ये नहीं चाहते थे हमारे कंट्री में। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी 1947 में बहुत बड़ा लॉस हमने देखा था बिकॉज ऑफ रिलीजन, जब इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिवाइडेड, राइट। इंडिया पाकिस्तान किस पे डिवाइड हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली। क्योंकि पाकिस्तानी, मतलब जब पाकिस्तान बना तो जितने भी मुस्लिम्स थे, दे फील दैट कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर मुस्लिम्स, तो उन्होंने अपने खुद का एक कंट्री मांगा, राइट, कि जहाँ पे मुस्लिम्स ही हो, राइट। उनको हिंदूज के साथ नहीं रहना था, उनको लगता था हिंदूज हमारे सारे हक ले लेंगे। तो ये फिर से हमारी कंट्री में ऐसी कंडीशन ना हो, हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन ना हो, तो इसीलिए हमने हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म ला, जहाँ पे हर एक रिलीजन को आपने कंप्लीटली द सेम पावर वाज गिवन। जैसे कि आप देखो, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाओ तो कहीं पे भगवान का फोटो आपको नहीं दिखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी कुछ भी कोई भी काम करते हैं तो जैसे कि झंडा फहराने जाते हैं ऑन लाल किला, तो यू विल नेवर सी हिम कि वो पहले नारियल फोड़ते हैं या पूजा करते हैं। नो, इट इज नॉट अलाउड। यानी कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कोई एक धर्म की अलाउड नहीं है, राइट। कोई भी आप एज अ पॉलिटिशियन आप घर में कुछ भी कर सकते हो, आपका पर्सनली कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब भी आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क करते हो, एट दैट टाइम यू कैन नॉट डू एनीथिंग एज सच। तो सेक्युलरिज्म भी हमने 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, उसमें हमने सेक्युलरिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, the word secular was inserted, मतलब डाला गया। India is a secular country. India can never become one particular religion country as per the provision of the Constitution. Constitution में ऐसा provision है कि आप आपके country को एक religion के हवाले कर सकते हो, लेकिन इंडिया ये नहीं चाहता था, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन है। तो इंडिया ने सोचा कि हमें सेक्युलर कंट्री बनना है, हमें एक रिलीजियस्टिक कंट्री नहीं बनना है। इंडिया डज नॉट फॉलो। इंडिया ही सिर्फ ऐसी कंट्री है जो सेक्युलरिस्ट कंट्री है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज है दोज हु आर सेक्युलर कंट्री, लेकिन हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सेक्युलरिज्म फॉलो करता है, राइट। जो लगा देना तो बहुत इजी है कि चलो हम सेक्युलर है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे उसको फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ, हमारा कंट्री एक ऐसा वन ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हु इज सेक्युलर कंट्री एंड फॉलोइंग सेक्युलरिज्म। ठीक है, कैसे हम ये बात करें। इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन, हम कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। So the country never promotes any religious activity. मैंने बोला ना कि आप कोई भी ऑफिशियल काम देखोगे गवर्नमेंट का, तो कहीं पे भी आपको कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं की जाती। The country cannot involve any secular activity with religious activity. यानी जैसे कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो भगवान का नाम लिया या भगवान की पूजा की, या ये सब नहीं अलाउड है। The citizen of the country has a freedom to choose his or her religion. ये बहुत important है, his or her religion। जैसे कि मैं हिंदू, राइट। अब मुझे आफ्टर 18 years of age के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्रिश्चियनिटी की जो बिलीफ है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, मैं उसको अच्छे से फॉलो कर सकती हूँ, राइट। या जैन की बिलीफ है, मैं अच्छे से फॉलो कर सकती हूँ, उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं अपना रिलीजन आफ्टर 18 years of age आई कैन चेंज। मैं हिंदू से मुस्लिम भी बन सकती हूँ, राइट। मैं हिंदू से क्रिश्चियन भी बन सकती हूँ, मैं हिंदू से सिख भी बन सकती हूँ। यानी अगर मुझे ऐसा लगता है तो मेरे पास मुझे हक दिया गया है। अब पैदा तो आप कोई भी धर्म में होते हो, तो पैदा होना तो आप
कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन उसके बाद आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज आप आपके हिसाब से रिलीजन चेंज कर सकते हो। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ सेक्युलरिज्म, राइट। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज धर्म परिवर्तन, राइट। The country cannot discriminate a citizen on religious basis. आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम है तो हम नहीं लेंगे, हिंदू है तो हम इनको नहीं लेंगे हमारे स्कूल में या कॉलेज में या फिर सोसाइटी में। धर्म के नाम पे आप किसी को मना नहीं कर सकते किसी भी जगह पे एंट्री। दैट इज नॉट, ये डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, वो अलाउड नहीं है। In this way, secularism is the basic foundation and mandatory features of the constitution. यानी ये बहुत ही important feature है हमारे constitution का। इसीलिए हमारे संस्कृत में एक word भी है कि सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म संभाव। समदृष्टि का मतलब है all are equal, all religions are equal, right? And सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव मीन्स वी ऑल आर लिविंग इक्वली, मतलब हम एक साथ में हार्मनी। हार्मनी का मतलब अगर मैं कहूँ तो बड़े प्रेम से, बड़ी शांति से रहते हैं, दैट इज नोन एज अ हार्मनी। समझ में आया बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are the principles incorporated in the constitution? यानी हमारा सेक्युलरिज्म ही उसी पे, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सेक्युलरिज्म में यही सब कुछ डाला हुआ है। सो नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी एनकरेज्ड इन एनी स्टेट्स। यानी हमारे कंट्री का कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता है कि हम हिंदू है हमारी स्टेट में ज्यादा, तो हम तो हिंदू को ही ज्यादा पावर देंगे। ये इट इज नॉट पॉसिबल। There is no prohibition of any citizen to propagate his or her religious belief, trust and faith. यानी ये हमारी कंट्री के सबसे, सच में ये बहुत ही पावरफुल थिंग है कि आप आपके धर्म को जितना बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो। प्रोपोगेट यानी फैलाना है तो फैलाओ, आप उसके स्कूल खोलना है तो स्कूल खोलो, इंस्टीट्यूशन खोलना है तो। जैसे कि जैन धर्म है, जैन धर्म बहुत ही नया है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जैन धर्म पूरे इंडिया और वर्ल्ड में इतना जल्दी फेमस हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में जैन धर्म को फैलाने का हक दिया कि आपको जितनी भी आपके इंस्टीट्यूशंस खोलने हैं, धर्म गुरु को बोलना है तो बोलो। इन द सेम वे स्वामीनारायण, वो भी बहुत फेमस हुआ है, इट्स वर्किंग एंड इट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमने उनको हक दिया है कि आप अपने आप को प्रोपोगेट करो, आपके धर्म को जितना फैलाना है फैलाओ। अगर अच्छे से फैला रहे हो तो उसमें कोई गलती नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग, राइट? सो दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सेक्युलरिज्म मीन्स। Yes, ma'am. Yes. Ma'am, but what is meaning of 42nd amendment? हाँ, 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फिर से बताती हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बन के तैयार हो गया था, राइट? 1946 में शुरू हुआ था, 1949 में शुरू हो गया था, खत्म हो गया था। उसके बाद हमने फिर से 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिया, क्योंकि इतने 25 सालों में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे सोसाइटी, राइट? 26 इयर्स के बाद सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए थे, तो उसके हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करना जरूरी था। अगर मैं बोलूं कि आप 100 साल पहले की बुक पढ़ते रहो, मैं आपको 100 साल पहले की बुक उठा के पढ़ाऊं तो आपको कुछ समझ में आएगा? अगर संस्कृत में लिखा हुआ है तो नहीं समझ में आएगा। No, ma'am. क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि वो उससे आप रिलेट नहीं कर पाओ। तो यही होता है, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो गई, राइट? आपको ना संस्कृत आता है, ना पहले के जमाने का कुछ आपको जानना भी है या ना 10% तो 5% तो आएगा ही ना, आप यहाँ पढ़ते हैं। 5% आएगा तो 95% का क्या करोगे? हाँ, सोचेंगे। 5% तो हम पढ़ते ही हैं, हमारी हिस्ट्री कहाँ नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे ही हमारी हिस्ट्री, हम पढ़ते ही हैं, लेकिन हम उससे ही रिलेट करें तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे सोसाइटी चेंज होती है उस तरह से हमें हमारी बुक्स भी चेंज करनी पड़ती है, राइट? तो उसी तरह से अगर सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करना। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट, ये याद रखना। अमेंडमेंट्स का मैम हर मतलब स्टैंडर्ड की तरह ही ना, अगला हाँ। साल है तो अगले स्टैंडर्ड में अगर नई बुक्स।
या अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस, जब हम सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते हैं, जब हम कोई रूल एंड रेगुलेशन में, लॉ में चेंजेस लाना चाहते हैं, उसे अमेंडमेंट कहा जाता है। मैम अंडरस्टूड क्लास? मैम या Yes, ma'am, understood. मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडेटरी फीचर? मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, ये हमारा कंपल्सरी फीचर है, यानी सेक्युलरिज्म कंपल्सरी है, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा नहीं सकते हो, राइट? भले कितने भी चेंजेस आ जाए, यानी आप लॉ चेंज कर दो, अमेंडमेंट्स चेंज कर दो, सब कुछ करो, लेकिन आप इस सेक्युलरिज्म को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में से नहीं हटा सकते। दैट इज नोन एज अ मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am, understood. चलो, अब हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसमें क्या क्या है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है, ऑरल फॉर्म में है, मतलब बोला गया है और आपको सुनना है, रिटन फॉर्म में हमारा नहीं। इधर रिटर्न फॉर्म में, यानी मतलब जैसे जियोग्राफिकल मैप्स आते हैं, फिर पढ़ाई की बुक्स आती है जिनको हम लिख कर लर्न करते हैं, वहां पे ऐसा नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा रिटन है, राइट? तो इट इज इन अ रिटन फॉर्म। या पूरी दुनिया में सिर्फ ब्रिटेन ही ऐसा कंट्री है, ये 1 मार्कर में आ सकता है, ब्रिटेन ही ऐसा कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। उसके सिवाय सबका यू नो व्हाट वी से, इट्स इन अ रिटन डॉक्यूमेंट। सिर्फ ब्रिटेन ऐसा कंट्री है जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है। The Constitution, which came into force on 26 January 1950, is considered as the largest मतलब सबसे बड़ा, extensive and detailed written document. Extensive मतलब बहुत लंबा। Given below is the basic and salient features of it. Salient means very important features of it. तो सबसे पहला हमारा क्या है? Written document. Except Britain and Israel भी है, right? Except Britain and Israel, India along with other nations of the world have their constitution in written form. यानी दो ही ऐसे कंट्री है, इजराइल एंड ब्रिटेन, जिनका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके सिवाय सबका रिटन डॉक्यूमेंट है। Considering the social, geographical diversified circumstances and prehistorical notions, the Constituent Assembly has kept the drafted commission in written form. यानी हमारे कंट्री में जियोग्राफिकल, फिजिकल, ये सब चीजें देख के हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली, उन लोगों ने सोचा कि हमारा डॉक्यूमेंट तो रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी कंट्री, हम ऐसी छोटी सी कंट्री नहीं है कि जो ओरली चल सके, उसके लिए रिटन फॉर्म बहुत जरूरी है, राइट? अब साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पहले बात की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, तो हमें जानना है कि कितना बड़ा है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ साइज ऑफ। मैम मुझे उसमें एक डाउट है रिटर्न डॉक्यूमेंट में। हाँ, कि हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है वो कितना बड़ा है, मतलब 1 बुक है, 5 बुक है, 7 बुक है। तो हमारी कंट्री, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले वो डिवाइड किया गया है कितने 22 सेक्शंस में, और उसमें कितने आर्टिकल्स है
395 395 article. आर्टिकल्स, राइट। 395 आर्टिकल्स है और अब 12 appendices 12 बना था appendices. तब 8 appendices थे, अब 8 कितने थे. appendices हो गए हैं? पहले 8 थी, अभी 12. 12 appendices हो गए हैं। ये चल appendices मतलब बहुत सारी बुक्स, सेक्शन मतलब अलग अलग सेक्शन, लॉ का सेक्शन होता है, देन इक्वालिटी का सेक्शन होता है, सेक्युलरिज्म का सेक्शन होता है, राइट्स का सेक्शन होता है, ड्यूटीज का सेक्शन होता है, इस तरह से सेक्शन दिए गए हैं। और उस सेक्शन में ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स मतलब कि उसमें एक एक पॉइंट दिया गया है कि एज पर दिस हमारा ये हक है। तो राइट्स में अगर हम जाएंगे तो दिस इज अवर राइट, तो ये एज पर दिस आर्टिकल, मतलब 51A आर्टिकल इसके लिए है, 53A आर्टिकल इसके लिए, इस तरह से फिर आर्टिकल दिए गए हैं जो आएगा आपको 10th में सारे आर्टिकल्स के बाद, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज अ प्रोविजन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बोला ना कि बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऐड करते हैं कि स्टेट को कैसे चलाना है, ठीक है। फिर स्टेट के फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे हक क्या है उसके बारे में है, हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या है, यानी पॉलिटिक्स में इलेक्शन कैसे होना चाहिए, कैसे मिनिस्टर्स को लाना चाहिए, किसे हटाना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर जुडिशरी हमारी कैसे काम करती है, इलेक्शंस कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ लिखा है और हमको उसी हिसाब से फॉलो माइनॉरिटीज मींस मैम, सॉरी माइनॉरिटीज ये उधर ये इलेक्शन कमीशन आ रही मैम जुडिशियरी एक बार गवर्नमेंट समझाओ ना. हाँ जुडिशियरी एक बार समझा. हाँ, जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी का मतलब होता है कि जस्टिस, राइट। तो जजेस कितने होंगे, कहाँ पे होंगे, जजेस को किस तरह से क्या हक दिए गए हैं, तो उसके बारे में लिखा है, क्या हक नहीं है, कहाँ पे उनको बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, ये सब उनके इन सब एडमिन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंट्री में कम पॉपुलेशन है, the people or religious people with less population, उसे माइनॉरिटी कहा जाता है। जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटीज है हमारी कंट्री में, जैन माइनॉरिटीज है हमारी कंट्री में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है दूसरे रिलीजन के हिसाब से, तो उनको थोड़े से हक ज्यादा दिए गए हैं, राइट। तो उन्हें माइनॉरिटीज कहा जाता है। फिर स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल कास्ट का मतलब क्या होता है, 150-200 साल पहले हमारे कंट्री में ऐसा सिस्टम था कि हमने इस तरह से कास्ट सिस्टम बना दिया था कि ये अपर क्लास है, ये ऊंचे क्लास के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, और ये नीचे कास्ट के लोग हैं। मुझे पहले डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन, व्हेन आई विल कंप्लीट माय टॉपिक देन यू कैन आस्क, इट विल डिस्टर्ब मी, राइट। तो स्केड्यूल कास्ट है, तो स्केड्यूल कास्ट इस तरह से हमारे यहाँ सिस्टम बना दिया गया था। तो जो स्केड्यूल कास्ट में आते थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली ना पढ़ने की, क्योंकि उनको कास्ट के बाहर ही निकाल दिया जाता था। गांव के बाहर रहो, यहाँ पे मंदिर में नहीं आओ, पानी कुआं में पानी नहीं पियो, तो बेचारे कहीं आगे ही नहीं बढ़ पाए, ना एजुकेशन मिला, ना घर मिला, ना कुछ। तो उनको हक देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको थोड़े से ज्यादा रिजर्वेशन कोटा, आपको अगर पता होगा तो वो दिया गया है उनको, राइट। डिप्राइव्ड ग्रुप्स, डिप्राइव्ड ग्रुप्स का मतलब भी यही होता है कि जिनको हक नहीं मिला है बहुत ज्यादा, they are known as a deprived group. Therefore, our Constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to other constitution. यानी दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें से सबसे बड़ा है, राइट, और एक्सटेंसिव है, यानी हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यस, नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, मतलब क्या एक्सप्लेन करूं बेटा? जुडिशरी, क्या? हाँ अभी आपने जुडिशरी का मीनिंग बोला था ना वो। हाँ, जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि जस्टिस, यानी जज के पास क्या पावर है हमारे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, राइट। तो उनको किस किस तरह से पावर दिए गए हैं, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ जुडिशरी में दिया गया है। समझ में आया? मैम, या what is the meaning of prehistorical notions?
Historical notions. प्री हिस्टोरिकल नोशन, प्री हिस्टोरिकल नोशन का मतलब होता है कि हिस्ट्री में जाके, यानी हिस्ट्री से पहले जो हमारी सोच थे, हमारे विचार थे, दैट इज नोन एज अ प्री हिस्टोरिकल नोशन। यानी पहले के, हिस्ट्री के पहले जब हमारी शुरू हुई, उससे पहले हमारी क्या सोच थी, राइट। एंड पोस्ट हिस्टोरिक नोशन का नोशन मतलब कि सोच, प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत पुरानी, अंडरस्टूड, दैट इज नोन एज अ प्री हिस्टोरिक। और कोई क्वेश्चन? मैम मुझे डाउट है मैम, ये बोलिए। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंसेस का मतलब? मैं समझी नहीं बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैम राइटन डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर 59 बोलो। सेकंड लाइन, वो है ना, कंसिडरिंग द सोशल के बाद जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंसेस। हाँ, तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड मतलब कहीं पे लोग पहाड़ों में रहते हैं, कहीं पे नदियों के पास रहते हैं, कोई डेजर्ट में रहते हैं, तो हर जगह अलग अलग है। तो वहाँ की सिचुएशन अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ के कस्टम्स अलग है। तो उस हिसाब से हमें सोच के लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा कि अगर वहां पे ऐसे कंट्री में जंगलों में अगर लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं जियोग्राफिकल कंडीशन। कि जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कि जो हमारे कंट्री के लोगों के बारे में, यानी हर एक के बारे में, हर जियोग्राफिकल, यानी हमारी कंट्री में कहीं पे भी, इंडिया के कोई भी कोने में रहता हो, उसको पूरे हक मिले, दैट इज नोन, इट मीन्स। मैम मिनोरिटीज मतलब? माइनॉरिटीज मैंने बोला ना, कि जो पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जिनकी पॉपुलेशन कम हो, मतलब जैसे कि हिंदू बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स हमारी कंट्री में कम है, जैन हमारी कंट्री में कम है, तो उसे माइनॉरिटीज कहा जाता है। मैंने ये दूसरी बार समझाया। और बोलो। No, ma'am, no doubt. ओके, चलो इसको रीडिंग कर लेते हैं। सोशलिस्टिक से बाकी है या सोशलिस्टिक हो गया बेटा? Secularizing. सेक्युलरिज्म। ओके, सेक्युलरिज्म। हमने त्विषा रीड। Yes, ma'am. Secularism in the year 1976 by 42 Indian Constitution amendment, the word secular was inserted. India is a secular country. India can never become one particular religion country as per the provisions of the Constitution. India does not follow any particular religion, so the country never promotes any religion activities. The country cannot involve any secular activity with religious activity. The citizen of the country has a freedom to choose his or her religion. The country cannot discriminate a citizen on religious डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव। equal job opportunities and political rights to the citizens are given without any religion discrimination. In this way, secularism is the basic foundation and mandatory feature of the Constitution. कृष्ण श्री। Yes, ma'am. Basic features, sorry, ma'am. Sarva Dharma Samdrishti and Sarva Dharma Sambhav are the principles incorporated in the societies, so no particular religion would be encouraged in any state. There is no prohibition on any citizen to propagate his or religious belief, trust, and faith. Basic feature of the कर्तव्य। Basic features of the Constitution. The Constitution, which came into force on 26 January 1950, is considered as the largest, extensive, and detailed written document. Given below are the basic and salient features of it. Written. Yes, ma'am. Read.
Yes, ma'am. Basic features of constitution. The वो पढ़ लिया constitution. बेटा, salient feature तक written document से पढ़ना है बच्चा. अच्छा. Written document. Except Britain and Israel, India along with other nations of the world have their constitution in written form. Considering the social and geographical and dissatisfied Diversified मतलब अलग अलग. diversified circumstances and prehistorical nations, the Constituent Assembly has kept the draft constitution in written form. कौन बोला अभी? रुशाल. ध्रुव. Yes, ma'am. Number 2, size of the constitution. Indian constitution is divided into 22 sections comprising 395 articles and 8 appendices, now 12. The constitution comprises provisions for state administration and states interrelations, fundamental rights, principle for political policies, judiciary, election commissions, government institutions, minorities, scheduled caste, and deprived groups. Therefore, the constitution of deprived नहीं, deprived. deprived groups. Therefore, the Constitution of India is the largest, extensive, and detailed written document compared to other Compared to other constitutions. constitutions. Okay. अब मैं थोड़े से questions पूछती हूँ तुम लोगों को. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now tell me what is the in Greek word demos means what? People. Kratos People. means okay. Power. Kratos means Power. okay. हमारे गवर्नमेंट का टेन्योर कितना होता है? वो how many years? 5 years. 5 years. 5 years. Okay. 5 years. Okay. गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? डेमोक्रेसी. नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करती है, दैट इज नोन एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है. ओके. नाउ व्हाट इज एडल्ट सफरेज? एडल्ट सफरेज का मतलब क्या है? आफ्टर 18 जो भी बन जाता है. हाँ, यानी आपको 18 साल के बाद आपको वोट करने का हक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप विमेन हो तो कम वोट दोगे, मेल हो तो ज्यादा वोट दोगे. ऑल आर इक्वल व्हेन वी आर गोइंग फॉर वोट. ऐसा नहीं है कि जो रिच है तो उसके 2 वोट गिने जाएंगे, गरीब है तो 1 वोट गिने जाएगा. नहीं, ऑल आर हैविंग in every way they have a one vote. Yes, one vote, one value, right? यानी एक आपका एक पर्सन एक वोट और उसकी एक वैल्यू. इस हिसाब से ही हमारी कंट्री में वोट को काउंट किया जाता है, राइट? तो इसमें कोई नहीं देखा जाता कि कौन सी कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, लैंग्वेज है. सबको एक जैसा हक दिया जाता है. दैट इज नोन एज अ एडल्ट सफरेज. ओके. सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब जो इंडियन equality in religions, or all religions are equal in our country. Okay. Which are the 2 countries those who have no written document? Britain and Israel. Britain and Israel, right? How many sections are there in our constitution? 22. How many appendices are there? 12. Okay. Or how many articles are there? 395 articles. और सोशलिस्टिक का मतलब क्या है? Ma'am, equality in society. Yeah, very good. Equality. Yeah, equality in society. That is what socialistic means. Very good. Okay. यहाँ तक I hope आप लोगों का सब कुछ क्लियर है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
ओके मैम अभी के लिए इतना ही, या फिर नया टॉपिक? क्या बेटा? अभी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या, फिर इतना ही? नहीं नहीं, अभी 29 तो होने आया, अभी 1 मिनट में मैं कौन सा नया शुरू करूंगी बच्चा, पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल सिटीजनशिप वाला तो मुझे आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ड्यूअल सिटीजनशिप हमारे कंट्री में से निकल गया है। हाँ मैम वो आपने 13 चैप्टर की वो पीडीएफ नहीं आई। हाँ हाँ बेटा, मैं भेज रही हूँ, भेज ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब? ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं बताऊं? अमेरिका। हाँ बोलो। ड्यूअल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप में इतना फर्क है। जो डुअल सिटीजनशिप होती है ना, वो अमेरिका वालों ने दी थी फॉर यूएसए के लिए, और अदर स्टेट के सिटीजन्स के लिए भी दी थी। और इंडिया एक अकेला मतलब कंट्री है जिसके पास सिंगल सिटीजन है, और वो किसी भी रीजन में भी हो सकता है। कुछ समझ नहीं आया। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। एक्चुअली अमेरिकन सिटीजन में ड्यूअल सिटीजनशिप है। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? एक मिनट। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? अमेरिका के जो भी लोग हैं उनके पास 2 पासपोर्ट है। एक तो यूएसए का पासपोर्ट है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पासपोर्ट है, और दूसरा पासपोर्ट है वो जो जिस कंट्री में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो स्टेट में रहते हैं, राइट। जैसे कि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, जैसे कि मैं इंडिया में रहती हूँ तो इंडिया का एक ही, हम एज ए इंडियन एक ही पासपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि गुजरात में मैं रहती हूँ तो गुजरात का अलग पासपोर्ट है, क्योंकि यूएसए इट्स अ वेरी बिग कंट्री, राइट। तो उसके कारण इस यूएसए में इस तरह से डिवीजन किया गया है। हमारे कंट्री में भी ड्यूअल सिटीजनशिप था 1-2 साल पहले, जब जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके पास 2 पासपोर्ट थे, एक इंडिया का पासपोर्ट था और एक पाकिस्तान का पासपोर्ट था। मतलब वो दोनों कंट्री के सिटीजन कहा जाता था, लेकिन हमने 370 आर्टिकल जो था कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हटा दिया। उस 370 आर्टिकल के हिसाब से अब ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा हमारे हक में आ गया। अब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास भी सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, वो अब पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, वो अब सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन है। 375 आर्टिकल ऐसा था ना कि वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की है वो जमीन। यानी हाँ एग्जैक्टली, यानी ये जो प्रॉपर्टी है जम्मू एंड कश्मीर जगह है वो इंडिया की भी है और पाकिस्तान की भी है। तो वहां पे जितने भी लोग रहने वाले हैं वो इंडिया के भी सिटीजन्स का इंडिया के भी सिटीजन्स कहा जाते थे और पाकिस्तान के भी सिटीजन्स कहा जाता था। अब 1531 हो गया है बेटा। मैं अभी आज इतना ही रखती हूँ, मेरा दूसरा क्लास है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट टाइम। तब भी आप भी रिसर्च करके रखना, ठीक है।